नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। मैं हूं अविनाश। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी ही कुछ खबरें हम आज लेकर आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ आज त्र्यंबकेश्वर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने जनता और प्रदेश के विकास, कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने लव जिहाद को लेकर कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नया कानून इसके खिलाफ एक सख्त कदम है। वहीं सीएम ने माफिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गलत तरीके से चलने वालों के खिलाफ यह अभियान है, ये चेतावनी है कि जो गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किसी बेटी को बहका के, फुसला के ऐसे प्रकरण आए हैं कि 14 साल 15 साल की बेटी को कोई ले जाए। हमने बरामद की ऐसी बेटियां। अभी अपराध और पाप है ये बेटी बचाओ अभियान का अंग है हमारा। हम बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे और इसलिए हमने सख्त सजा का प्रावधान किया है। हमने तय किया है 10 साल तक की कठोर सजा, जिंदगी जेलों में कटेगी। ये खेल नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन दुष्ट, माफिया, बदमाश जो जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, मिलावटखोर, नशे के सौदागर, जो जनता की जिंदगी में जहर भी घोलते हैं, आतंकित करते हैं, ड्रग्स बेचने वाले समाज के दुश्मन हैं, पीढ़ियों को खोखला कर रहे हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। ये तो भोला शंकर के आदेश है, इनको माटी में मिला देंगे बिल्कुल। और इसलिए मैंने सावधान किया है। पकड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको ठीक किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। ये राजधर्म है, इसका पालन किया जाए। खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, लगातार जो है एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में उन्होंने गुंडों के बारे में कहा था कि 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा जो गलत काम करेगा। आज फिर त्र्यंबकेश्वर में एक किस्म से उन्होंने चेतावनी दी है उन लोगों को जो मिलावट करते हैं, मिलावटखोर हैं। लव जिहाद पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला और ख़ास तौर से एक बार फिर उन्होंने जता दिया है कि कोई भी गलत काम करने वाला मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से अगर बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो इस समय वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में शिरडी की जिस तरह से उन्होंने नए साल में दर्शन वहां पर किए और त्र्यंबकेश्वर जी की नासिक में आता है और तीर्थ स्थल है भगवान शिव की, वहां पर भगवान त्र्यंबकेश्वर की वहां पर प्रतिमा है और वहीं पर सपरिवार उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। सबसे पहले तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर त्र्यंबकेश्वर पहुंचे, भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए, तो उन्होंने प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना की। इसके अलावा जब मीडिया ने उनसे लव जिहाद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये जो एक समाज में सबसे बड़ी बुराई है उसको खत्म करने की उनकी सरकार की दृढ़ इच्छा रही है और यही कारण है कि इसको कानून की शक्ल में वो सामने लाए हैं। किसी भी तरह से इसके जद में आने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर बात की जाए तो इसको जिस तरह से कैबिनेट में पहले मंजूरी हुई, फिर राज्यपाल के पास इसको कानून के शक्ल में भेजा गया है कि कानून जैसे ही राज्यपाल की इसमें मोहर लगेगी ये कानून के रूप में सामने होगा। तो जिस तरह से चाहे लव जिहाद का मामला हो, इसके लिए जो कानून धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है या फिर माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो, इतना ही नहीं अविनाश जी, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो ना केवल इस तरह से पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी देखा जाए तो उनकी भी अधिकारियों को दो टूक रही है कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर तरीके से एक्शन मोड में है और उनका जो एक्शन है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए कि
भले वो प्रदेश से बाहर हैं, वो त्र्यंबकेश्वर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूरा अगर मन मस्तिष्क में कोई चीज है तो मध्य प्रदेश की बेहतरी की है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे दृढ़ हो, कैसे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, कैसे कानून का पालन हो, तमाम तरह के एक्शन साफ उनके नजर आ रहे हैं। और इसी तरह का जब त्र्यंबकेश्वर में है और मीडिया से चर्चा में उन्होंने बात की, तो ये तमाम सारी चीजें, चाहे मिलावटखोरों की बात कर लें, चाहे माफियाओं के खिलाफ बात कर लें, या फिर धर्म स्वतंत्र विधेयक के जरिए लब जिहाद को लेकर जो लगातार तमाम तरह के सवाल हैं उसके खिलाफ बात कर लें, तो पूरी तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में। बिल्कुल, और एक्शन दिखाई भी दे रहा है राजेश जी। जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई उज्जैन में गुंडों के खिलाफ हो रही है और जिस तरह से मिलावटखोरों पर सख्ती बरत रही है सरकार, ये तमाम वो उपक्रम हैं जिनकी वजह से अब निश्चित तौर पर गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं है। ये चेतावनी साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ताई ने शनिवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रंग कर्मियों के लिए बनाए जा रहे कला वीथिका और गांधी हॉल का दौरा किया। हालांकि इस दौरान सुमित्रा महाजन ने अपने मन की पीड़ा भी जाहिर की। ताई के मुताबिक आजकल उनकी उपेक्षा होने लगी है, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। गौरतलब है लोकसभा अध्यक्ष रहने के बाद से ताई को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जो टिकट देने वाले हो, एक बात समझो, उपयुक्त कौन है? ये टिकट देने वालों को बोलूँ तो ज़्यादा मतलब है ना, अपन क्या बोले, नहीं तो कितने भी अपन काँव करे क्या। तो जो देने वाले हैं उनसे करूँगी चर्चा। ऐसा नाम सामने आया, बता दो मुझे, मेरे कान में आप लोग बता दो, और ऐसा लगा उन एक दो नाम में कोई अच्छा हो तो मैं जो देने वाले जब होंगे, अभी तो चुनाव समिति क्या कुछ बनना, तो करूँगी बात। अभी मैं इतना ही बोलूँगी कि इंदौर को जो समझे, इंदौर का जो विकास चौतरफा हो रहा है, इस विकास को सबका साथ लेके करने वाले लोग हमें चाहिए। जो अशरफ मंसूरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ, ताई ने बातों ही बातों में अपनी पीड़ा जाहिर कर दी और जिस तरह से उन्होंने कहा तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, और जबकि उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद है और बहुत बड़े पद पर वो रहीं, लोकसभा अध्यक्ष रहीं, और अब भी वो कहती हैं कि जो करने वाले हैं वही करेंगे। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से नगर निगम चुनाव भले ही 3 महीने आगे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी नगर निगम चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। और इसी बीच जो है एक बार फिर सुमित्रा महाजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पूर्व लोकसभा स्पीकर है और इंदौर से लगातार 8 बार जो है लोकसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, एक बार फिर सक्रिय नजर आई है। और जिस तरह से आज उन्होंने नगर निगम द्वारा जो गांधी हॉल है और जो दूसरे अन्य काम हैं उनका जो है निरीक्षण किया, दौरा किया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर सक्रियता बढ़ाने के साथ ही ताई की पीड़ा एक बार फिर जाहिर हुई है। ताई ने अपने बयान में ये कहते हुए कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है कि उनको कौन पूछता है। जब उनसे नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित सवाल किया गया कि ताई जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव है उनमें भी उनके समर्थकों को टिकट मिले ऐसी कोशिश करेगी, इस पर ताई का जवाब यही था कि अब उनको कोई पूछता नहीं है। कहीं ना कहीं ताई की पीड़ा जो है आज यहाँ पर जाहिर हुई है। कई बार वे सक्रिय राजनीति में बने रहने की बात भी कहती हुई नजर आई है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए तो 2019 में उस वक्त उनको टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद जो है सुमित्रा महाजन किसी भी जिम्मेदारी से भी दूर है और कहीं ना कहीं राजनीति से भी, सक्रिय राजनीति से भी वो काफी थोड़ी समय से दूर नजर आ रही थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और अपनी पीड़ा भी जाहिर की आज इंदौर में। अविनाश, चलिए अब देखना होगा कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो उनकी बात को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कुछ आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी के लिए। धान खरीद को लेकर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इसमें एफसीआई को राज्य से चावल खरीद की अनुमति न मिलना सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार केंद्र से अनुमति देने के लिए लगातार आग्रह कर रही है। इस बीच राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि सीएम ने कहा है केंद्र जब इसकी जानकारी मांगेगी हमारे अधिकारी पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए तैयार हैं। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ये केवल बहानेबाजी है, इसलिए सारा दोष केंद्र पर मढ़ा जा रहा है।
बघेल की सरकार पैदा करते रही, पहले कहते रही कि सेंट्रल पुल का चावल केंद्र नहीं खरीद रहा है, जबकि सेंट्रल पुल के चावल में 40 लाख मीट्रिक टन के बजाय 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रहा है। 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र कर चुका है और गलतफहमी रमन सिंह जी को है कि स्वयं भूपेश बघेल को है। भ्रम फैला रहे हैं भूपेश बघेल जी, पूरी तरह से गलतफहमी की शिकार। 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदने के बाद उन्होंने कही थी, हम लोगों ने तो नहीं कही थी। अब उनकी जवाबदारी बनती है कि वो मतलब उसमें कायम रहे। वही मैंने कहा ना कि कोई भी काम ठीक नहीं हुआ तो दूसरे के सर मड़ दो, या भारत सरकार के ऊपर मड़ दो, या मोदी जी के ऊपर मड़ दो। उसी तरह से आज डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर षड्यंत्र का एक गलत आरोप लगा रहे हैं। खबर पर हम सीधे चलते, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर है। निधि, आप धान को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, अब एक दूसरे पर दोषारोपण कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है, क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त केंद्र द्वारा एफसीआई को चावल खरीदने की अनुमति न देना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये एक बयान ऐसे लेकर आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देते हुए एक काफी बड़ी बात कह दी कि अगर केंद्र तक हमारी योजनाओं की सही जानकारी ही नहीं पहुंचेगी तो आखिरकार केंद्र को कैसे मालूम होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की जा रही है किसानों के हित में। मुख्य तौर पर भूपेश बघेल का जो निशाना था वो डॉक्टर रमन सिंह पर था और उनका कहना था कि 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया। और अगर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है और वो केवल राज्य और केंद्र के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार ने एफसीआई को अनुमति चावल की खरीदी की नहीं दी है। इसका कारण यही है कि डॉक्टर रमन सिंह ने जो गलतफहमी पैदा की है इस वजह से ही हमें और किसानों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा वापस से एक बार फिर राज्य को उसी तरह आरोपित कर रही है जैसा पहले किया था उन्होंने। सीधे तौर पर यही कहना है कि ये सारे केवल बहानेबाजी कर रही है राज्य सरकार और उन्होंने ही 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी। तो आखिरकार अब इससे बच क्यों रहे हैं? धान की खरीदी को उन्होंने रोका हुआ है और इल्जाम केवल केंद्र पर लगाते हैं। जब भी राज्य सरकार से कुछ हो नहीं पाता तो इसका ठीकरा केवल और केवल केंद्र पर छोड़ा जाता है। इसके साथ ही सीजन सुंदरानी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देवसाई ने भी कहा कि बारदानों को लेकर भी केवल और केवल केंद्र को लेकर आरोप लगाया राज्य सरकार ने, जबकि हमारे शासनकाल में बारदाने की व्यवस्था राज्य ही करती थी। फिर भी इन्होंने केंद्र को लेकर इस बात को कहा है। तो मुख्य तौर पर धान खरीदी और एफसीआई से चावल का उठाव एक बड़ा मुद्दा, बड़ी समस्या बनकर रह गया है। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि जैसे ही केंद्र हमें अनुमति देती है हमारे अधिकारी वहां जाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पूरी जानकारी केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। और केंद्र के भी कोई अधिकारी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत। निधि, एक बात और भी जो है अहम सवाल उठाया है विष्णु देवसाई ने कि घोषणा भूपेश बघेल की सरकार ने की थी कि 2500 रुपए हम समर्थन मूल्य देंगे धान का, और केंद्र सरकार ने तो ऐसी कोई घोषणा की नहीं थी, लिहाजा इस पर भी लेकर के कोई पेंच फंसा हुआ है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान का बोनस दिया जा रहा है, उसको लेकर अब लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भाजपा किस तरीके से केंद्र के समक्ष पेश कर रही है, सारी परेशानी जो है यही आकर रखी हुई है कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सही जानकारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की क्रियान्वयन की दी नहीं जा रही है। इसीलिए केंद्र को इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि केंद्र ने पहले ही किया था, कहा था अगर वो बोनस की राशि देते हैं तो हम उनका चावल समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे नहीं। लेकिन अब ये सारी चीजें जो हैं एकदम गोलमोल सी होकर रह गई हैं। राज्य की अगर हम बात करें तो वो सीधे तौर पर केंद्र पर आरोप लगाती है और अगर भाजपा की बात करें तो वो राज्य को ही बार बार कसूरवार ठहराती है। एक बड़ी परेशानी जो है वो लगातार किसानों के ऊपर एक बार फिर आती नजर आ रही है और केंद्र से लगातार गुहार लगा रही है राज्य सरकार की वो इसके धान की खरीदी की शुरुआत करे। फिलहाल प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण भी कर लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार कब तक किया जाएगा ये अब तक प्रश्न बनकर रह गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निधि। अगली खबर का रुख करते हैं। निगम मंडलों की दूसरी सूची का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि इसके लिए महीना भर भी लग सकता है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि निगम मंडल की दूसरी सूची जल्द जारी हो जाए, लेकिन लगभग 20 दिन भी लग सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि लगभग महीना भर लग सकता है, तो उसको लगभग 10 दिन पहले मैंने कहा था, तो 20 दिन के आसपास और लग सकते हैं और जल्दी ही हो जाएगा। उसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। निधि हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। ये लेट लतीफ़ी जो हो रही निगम मंडलों की सूची जारी करने में, निधि, एक बड़ा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, और बार बार ऐलान किया जा रहा है। पहले मोहन मरकाम कहते हैं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक सूची जारी हो जाएगी, फिर जनवरी की डेट दी जाती है। क्या कुछ ये जो चल रहा है, और विपक्ष भी अब इन सब बातों को लेकर चुटकियां ले रहा है सरकार की, क्या कहेंगी? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर हाल ही में ये बयान दिया गया था कि नव वर्ष के दूसरे सप्ताह में ये जो नियुक्तियां हैं वो कर ली जाएंगी। लेकिन आज ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हालांकि वो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए थे, लेकिन पत्रकारों के चर्चा के दौरान उन्होंने निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी कुछ जानकारी दी। लेकिन इस बार की उनकी जो जानकारी थी वो जनता एक बार फिर निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर इंतजार का जो दौर था वो लंबा है, ये कहा गया। निश्चित तौर पर जहां दूसरे सप्ताह की बात की जा रही थी, वहीं आज ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने ये साफ कर दिया है कि आगामी 20 दिनों तक निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये सूची 20 दिनों के पश्चात ही जारी की जाएगी। यानी कि निगम मंडल की सूची को लेकर जो इंतजार की प्रक्रिया थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। दिन पूरा 20 दिन दे दिया गया है। अब 20 दिन के बाद ही पता चलेगा कि निगम मंडल की सूची कब तक जारी हो पाती है। तमाम तरह की बैठकें अब तक अगर हम बात करें तो ये तीसरा दौरा है प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ में, और बावजूद इसके निगम मंडल की जो सूची का पेच है वो फंसा ही दिखाई दे रहा है। अब और स्थिति जो है वो बढ़ गई है, तो लोगों को अभी इंतजार और करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को अभी और जो है इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार किस सक्रिय कार्यकर्ता का निगम मंडल की दूसरी सूची में नाम जारी होता है। चलिए, एक और इंतजार देखना होगा कब जारी होती सूची और किसको क्या कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव के वैक्सीन नहीं लगवाने के ऐलान के बाद सियासत उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर और कोरोना काल में दिन रात मेहनत करने वालों का अपमान किया है उन्होंने, इसके लिए उन्हें सभी से माफी मांगना चाहिए। उधर वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कोरोना को लेकर जिस तरह राजनीति की गई है उसे देखते हुए जिन्होंने राजनीति की, पहले उन्हें ही वैक्सीन लगवाकर भरोसा दिलाना चाहिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। धन्यवाद। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की,
देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने रणनीति की, उन्हें आगे आकर टीका लगवाकर भरोसा। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजू, सीधे तौर पर उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। तो यहाँ भी मुफ्त ही वैक्सीन लग रही है और इस बयान को लेकर काफ़ी कुछ जो है निशाना साधा जा रहा है उनके ऊपर, और सियासत एक तरह से उत्तर प्रदेश की कोरोना वैक्सीन को लेकर गर्मा गई है। क्या कहेंगे? अब ना सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर लगातार वो उनकी कभी ट्वीट से कभी अपनी वाइट से योगी सरकार को चेताते रहते हैं। पर यहाँ की जो बात की जाए, अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना नाम कहीं नहीं है। उनका जो मानना है कोरोना नहीं है, पर कोरोना नहीं है तो इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, वो कैसे मर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार ने जिस तरीके से, हमारे वैज्ञानिकों की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से वैक्सीन की खोज निकाली, उसका जिस तरीके का ट्रायल हुआ और वो 14 जनवरी से लोगों पे लगेगी, पर उससे क्या है, कोरोना से कितने लोग देश विदेशों में लोगों की जानें चली गई। पर यहाँ पर किस तरीके से कोरोना कहीं ना कहीं तो है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इससे सियासत भी गर्मा गई। और उन्होंने कहा ये वैक्सीन है वो भाजपा की है। मतलब ये एक देखा जाए, यहाँ पर कोई बात करें, कोई भी जाति धर्म की बात करें, कोरोना हुआ वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी जाति के लोग हैं सबको हुआ, वहाँ कोई जाति धर्म नहीं आता है। लेकिन उन्होंने भाजपा की वैक्सीन बताई और वैक्सीन बताने के बाद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 14 जनवरी से नहीं लगवाऊंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए अविनाश, अखिलेश यादव ने जो अपना सवाल किया है, इससे उनको क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि 2022 की अगर बात करें, 2022 में चुनाव नजदीक है, जिसको देख के बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें और पार्टियों की बात करें, वो अपने बयान तो देते हैं, लेकिन जिस तरीके का अखिलेश यादव ने बयान दिया है उस पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों की जिस तरीके से उन्होंने अवहेलना की है, और जब देखा जाए उत्तर प्रदेश की बात करें और कुछ भी करें, पर यहाँ देखा जाए अविनाश, राजनीति है, राजनीति का कोई धर्म नहीं, कौन किस करवट उठ बैठेगा ये 2022 में पता चलेगा कि अखिलेश यादव की बात करें, वो वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, या उनके कार्यकर्ता लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, उनके नेता लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। ये अभी सवाल ये है कि 14 जनवरी को वैक्सीन का जब चालू होगी लगना, तब उसके बाद देखते हैं कौन कौन नेता लगवाएगा, कौन कौन नेता नहीं लगवाएगा। अविनाश, चलिए, राजनीति करना है तो कोरोना ही सही, बहाना मिलना चाहिए, और जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया है तो लाजमी है कि सियासत होना थी सो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग अलग धर्म के गुरुओं से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से बसपा विधायक सुषमा पटेल के पति रणजीत सिंह पटेल सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो भगवान राम की नगरी अयोध्या वासियों को कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। इन सब के बीच अयोध्या से आए संतों ने 2022 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू, एक और बयान दे दिया है उन्होंने कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, तो भगवान राम की नगरी अयोध्या वासियों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक नया शिगुफा छेड़ा है इन्होंने, क्या कहेंगे? बिल्कुल अमरनाथ, बहुत अच्छी बात की आपने, पहला सवाल किया, बहुत अच्छा किया। सबसे पहले अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो उन्होंने सभी धर्म के गुरुओं से बात की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और दौरान सिख समाज के जो लोग थे उन्होंने अखिलेश को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया। वहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी में जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर जो सीट है उससे बसपा विधायक सुषमा पटेल के पति रणजीत सिंह पटेल को सपा में भी शामिल किया। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको अविनाश के, अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो भगवान राम की नगरी अयोध्या वासियों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा। इन सब के बीच अयोध्या से आए संतों ने 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं भगवा अध्यक्ष हैं, भगवा ब्रिगेड के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, कहीं ना कहीं संत समाज इनसे क्यों नाराज रहा? एक देखिए, अपने संत जो भगवा अध्यक्ष हैं उनके पक्ष में बात ना कर एक विपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। और उनसे जब बात हुई कुछ संतों से मेरी आज, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर,
कि योगी आदित्यनाथ ने कभी भी संतों के लिए कुछ नहीं सोचा है। अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुंभ मेला का जो आयोजन 2012 राजू, वो देखने राजू, जहां तक मेरे को लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका पक्ष ना लेकर योगी आदित्यनाथ का दूसरी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं साधु संत, तो यहाँ पर भी कई बार देखने में आया है कि गुटबाजी और इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। तो फिलहाल ये सियासत है और सियासत में सब कुछ हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वैसा ही सब कुछ हो भी रहा है। देखना होगा कि आने वाला समय किसका होता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती, किसके दावों में कितना दम है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सियासी रंग की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।